हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हमारा परिवहन चैप्टर, यानी एक टॉपिक भी बोला जाए, एक चैप्टर भी बोला जाए। यदि आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं तो ये एनसीईआरटी बुक में पहले चैप्टर में यानी जैव प्रक्रम का तीसरा टॉपिक बना के दिया गया है। और यदि आप सेपरेट बुक किसी को मतलब बड़े लेवल का बुक देखते हैं तो उसमें अलग अलग चैप्टर बना के दिया गया है। तो आज के इस बारे में समझेंगे और ये इतना मजेदार सा वीडियो है। इस चैप्टर में इस चैप्टर में आप अपने बॉडी के बारे में भी बहुत चीज सीखते हो, पेड़ पौधों के बारे में बहुत चीज सीखते हो। कभी आपने सोचा है कि पेड़ पौधे खाना कैसे खाते हैं? हमने तो सुना है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बना लेते हैं। क्या वही खाना प्रकाश संश्लेषण वाला खाना पेड़ पौधे खाते हैं? और यदि नहीं खाते हैं तो जड़ से वो पानी कैसे खींचते हैं? पानी आगे बढ़ता कैसे होगा जब उसका कोई सेल आगे बढ़ ही नहीं सकता है? हमारे शरीर में तो ब्लड चलते रहता है जो खाना को पहुंचाता है, पानी को पहुंचाता है। लेकिन आपने देखा पेड़ पौधे में कोई सेल चल रहा है? जब कोई सेल चलता ही नहीं है तो खाना पानी कैसे आगे बढ़ता है ना। इस चैप्टर में हम लोग पेड़ पौधा के बारे में जो देखेंगे अपने बारे में भी देखेंगे। हमारे शरीर में कैसे हमारा ब्लड इतना हेल्प करता है हमारे शरीर में भोजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में, या फिर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। और इसी वीडियो में हम पूरा का पूरा हार्ट का फंक्शन देखने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और उस टॉपिक में ना आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। कभी आपने सोचा आपका हार्ट धक 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 काय करते रहता है? नहीं ना देखा है? अरे कैसे देखोगे सर, अंदर में है, घुस के देखें। तो इस चैप्टर में ऐसे ही चीजों को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक। पहले हम लोग प्लांट वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे क्योंकि हर चैप्टर में वही हम लोगों ने किया है, क्योंकि वो छोटा सा पड़ जाता है ना। अपना वाला तो बड़ा सा है, एकदम मजे से पढ़ेंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोजिशन यानी परिवहन, या फिर इसको वहन भी बोला जाता है क्या ये? सर बताओ जरा सा। आप देखिए, ये बिल्कुल डेफिनेशन में मत जाना क्या लिख रहेगा, उसको छोड़ो। आप खाना खाते हैं ना, खाना खाए ना, खाना का एनर्जी बनेगा पेट में। पहला चैप्टर में आपने पढ़ा था वो पच के ग्लूकोज बनेगा। दूसरा चैप्टर में पढ़ा कि वो क्या होगा, ग्लूकोज का विखंडन होके एनर्जी बनेगा। वो जो ग्लूकोज का विखंडन एनर्जी बनने में होगा वो कहाँ पे होगा? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपने सोचा कभी कि हमारे पेट से माइटोकॉन्ड्रिया तक खाना पहुंचा कैसे? तो ये हमारे परिवहन के द्वारा पहुंचता है। तो परिवहन एक ऐसा प्रक्रिया है जो जितना भी हमारे लिए आवश्यक पदार्थ है, जितना भी हमारे लिए उपयोगी पदार्थ है, उसको हर कोशिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया परिवहन है। तो क्या सर इतना ही परिवहन? नहीं, वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बना या फिर एक्स्ट्रा वो जो वाटर निकला, गंदा पानी है जिसको पेशाब के रूप में शरीर से बाहर, टॉयलेट के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है, या फिर आपका पसीना आते रहता है, या फिर आपका, समझ रहे हो ना, आते रहता है। इन सब चीजों को भी शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को परिवहन, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया नहीं, वहां तक पहुंचा देना जहां से बाहर निकलेगा, उस प्रक्रिया को परिवहन कहेंगे। कुल मिला के बोला जाए तो परिवहन किसको कहेंगे? तो परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं के पास आवश्यक पदार्थ को पहुंचाना एवं अनावश्यक या हानिकारक पदार्थ को वहां से लेकर के वैसे जगह पे पहुंचा देना जहां से उसका उत्सर्जन हो जाए, यानी उत्सर्जी अंग तक पहुंचा देना। ठीक है ना। एक लाइन में लिखा हुआ है, शरीर के सभी कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थ का पहुंचना एवं अनावश्यक या हानिकारक पदार्थ का उत्सर्जी अंग तक पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। उत्सर्जी अंग मतलब जो हमारे शरीर से कचरा बाहर निकालता है। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालता है? हमारा फेफड़ा है ना। हमारा पसीना कौन निकालता है ना? हमारा श्वेत ग्रंथि। इसी तरह से हमारे शरीर से पॉटी निकलता है, टॉयलेट निकलते रहता है। ये सब बेकार सा चीज है ना, तो उन सब के लिए अलग अलग उत्सर्जी अंग, इसको अगले चैप्टर में देखेंगे। तो परिवहन को हम लोगों ने बोला कि सर हम लोगों ने सबसे पहले पौधे में परिवहन के बारे में पढ़ना है, पादप में परिवहन के बारे में पढ़ना। पौधे लिखे तो ऐसा मत सोचना कि पैर नहीं है, ये पादप के बारे में लिख रहे हैं। पादप में परिवहन दो प्रक्रियाओं से होता है, यानी बोला जाए ना दो चीज का परिवहन होता है, दो जगहों से परिवहन होता है। कैसे? बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा होगा तो दोस्तों माफ करना, लेकिन क्या करें। अब देखिए पौधे है ना, पेड़ पौधे, यहाँ पे पेड़ भी लिख देते हैं, है ना। पेड़ पौधे क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पेड़ पौधे में ना दो चीज का परिवहन होता है, एक तो खनिज लवण और जल जो कि जड़ से आता है, एक खाना जो वो अपना बनाता है। तो हम क्या देखने वाले हैं, पेड़ पौधे में पहला परिवहन होगा या तो जल का, अरे जल या क्या, जल एवं खनिज लवण का, है ना, जल एवं खनिज का पहला होने वाला है। और दूसरा हम लोगों ने क्या बोला कि भोजन का होने वाला है परिवहन, जो कि वो अपना खाएगा भोजन। अब जल और खनिज लवण का परिवहन कहाँ होता है? जड़ में होता है, जबकि भोजन जो बनता है वो पत्तियों में बन के पूरे शरीर में फैलता है। 9th क्लास में आपने यदि उत्तक चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे में संवहन बंडल होता है जो कि इसको खाना पानी पहुंचाने में यानी उसके परिवहन में मदद करता है। और संवहन बंधन दो प्रकार के उत्तकों से मिलकर बनता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम उत्तक ऐसा उत्तक है जो पेड़ पौधे में इस काम को कंप्लीट करेगा
और फ्लोएम जो है वो इस काम को कंप्लीट करेगा। यानी भोजन को ले जाने वाला काम होगा फ्लोएम का, और जल को ले जाने का या खनिज को ले जाने का काम होगा किसका, जाइलम का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये जो कंप्लीट वर्क होगा किसके द्वारा होगा, ये होगा जाइलम के द्वारा। अब देखिए हिंदी पे नहीं जाइएगा, जाइलम और फ्लोएम का हिंदी बड़ा खतरनाक सा है, ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम, इसको दारू कहा जाता है हिंदी में, उसको बास्ट कहा जाता है फ्लोएम को, तो उस पर मत जाना दोस्तों आप लोग। अब फ्लोएम का होता है, हम हिंदी में ही फ्लोएम लिख रहे हैं ना, आपको बुक में किताब में हर जगह फ्लोएम ही लिखा हुआ मिलेगा, दारू और बास्ट लिखा हुआ कहीं नहीं हो, दारू पीने वाला नहीं है ना, 2 पैक मार और भूल जा। अब देखिए ये जो जल और खनिज का जो परिवहन होगा ये 2 प्रक्रियाओं से होगा। यानी जाइलम जो होगा 2 प्रक्रियाओं से कंप्लीट होता है, 2 प्रोसेस है। जैसे आप देखिएगा खाना खाने के बाद भी हम लोग का कुछ प्रोसेस होता है ना, जैसे खाना खाने के बाद हाथ धोना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, कुल मिला के 2-3 प्रोसेस से हम लोग खाना खाते हैं, और हाथ से उठा के अलग से खाते हैं। तो ये जो खाएगा ना, ये 2 मतलब पानी जो ले जाएगा ना, ये 2 प्रोसेस से ले जाएगा। कैसे कैसे, एक तो होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, एक जो होगा, एक होगा वाष्पोत्सर्जन से, वाष्पोत्सर्जन, ये डॉक्टर वाला सर्जन नहीं है, वाष्पो वाला सर्जन, अभी समझाते हैं इन दोनों चीज को। और दूसरा होगा मूल दाब के द्वारा, मूल दाब के द्वारा। अब दोनों प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, पेड़ पौधे में क्या इसका इंपोर्टेंस है, और वाष्पोत्सर्जन से कैसे जाइलम क्या करवाता है, तो पेड़ पौधे में आता है। तो जाइलम हमारा एक तरह का क्या है, तो उत्तक है, ध्यान में रखिएगा, उत्तक होता है ना, जाइलम एक उत्तक है जो क्या करेगा, हमारे पेड़ पौधे में जल एवं खनिज पदार्थों का क्या क्या स्थानांतरण कराएगा, परिवहन कराएगा। अब वाष्पोत्सर्जन मूल दाब के द्वारा कैसे ये होगा, इसको अलग से देखना। और भोजन जो फ्लोएम के द्वारा जाएगा वो जाएगा स्थानांतरण प्रक्रिया से, स्थानांतरण, जो भी हो देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा हिंदी में मेरा प्रॉब्लम है। स्थानांतरण प्रक्रिया से पेड़ पौधे में भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जाइलम क्या होगा, 2 प्रक्रिया से, एक तो मूल दाब के द्वारा, एक वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अब डिटेल से पहले इसको पढ़ते हैं फुल डिटेल में, ताकि सीखेंगे कि जब कोई पेड़ पौधे में एजेंट ही नहीं है उठ के ले जाने वाला, तो पानी कैसे हमारा जड़ से ऊपर तक आ जाता है। आपने कभी सोचा ही नहीं, इन चीजों को सोचना शुरू करो ना यार, 10th में आ गए हम लोग। चलिए तो इस चीज को हम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं, देखते हैं आज वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तो आपने परिवहन तो समझ ही लिया, तो मैं इन सब चीजों को मिटाने वाला हूँ, क्योंकि अब सिर्फ हम लोग इस चीज को पर्टिकुलर पढ़ेंगे और फुल डिटेल में आगे बढ़ते चलेंगे। तो मिटाया जाए इस चीज को, स्क्रीनशॉट मारो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन बहुत चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा, एकदम ध्यान से समझना इन चीजों को। ऐसे नहीं कि मैं बस बता दूंगा वाष्प का उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, नहीं नहीं नहीं, इस चीज को समझेंगे कैसे वाष्पोत्सर्जन होता है। अब आप बताइए, कभी आप यहाँ देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ये एक नदी है, ठीक है, नदी है, यहाँ पे सोचिए ऐसे करके ना, इसमें मैंने कुछ बना दिया है जुगाड़ पानी को रोकने के लिए। नदी के बीच में ना ये सोचिए नाला ही है, मैंने पानी रोकने का जुगाड़ बना दिया। अब यदि मैं इसमें पानी भर दूं, सभी नाला में बराबर पानी, और इसके बीच में एक पाइप से मतलब एक छेद कर दूं, ऐसे करके रास्ता बना दूं, तो यहाँ वाला पानी क्या इसमें जाने लगेगा? जब पूरा भरा हुआ रहेगा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी उतना ही पानी, यहाँ पे भी उतना ही पानी, पानी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सोचिए क्या हो यदि मैं यहाँ का पानी निकाल दूं, तो क्या होगा, यहाँ का पानी यहाँ आएगा, फिर यहाँ का पानी यहाँ चला आएगा, होगा कि नहीं होगा? एक चीज तो आपने समझा। चलो सेम वही प्रक्रिया होता है वाष्पोत्सर्जन में ही। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा, ये हम लोगों का, अबे हम लोगों का नहीं, पेड़ पौधों का, ये पेड़ पौधे का जड़ है, ठीक है ना, यहाँ से जड़ से लेकर के ऊपर तक ना जाइलम उत्तक लगा हुआ है, और जाइलम उत्तक सेम टू सेम नाले की तरह होता है ना, ऐसे पाइप बना हुआ है, हर जगह अपना कंपार्टमेंट फिक्स है, ठीक है। कहाँ तक गया हुआ इस तरह से, मैं यहाँ पे देखिए पत्ती बना देता हूँ, ठीक है, आई होप पत्ती दिख रहा होगा, पत्ती तक ये जाइलम उत्तक ऐसे करके गया हुआ होता है। अब पेड़ पौधे का पत्ती तो सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है, तो वहां पे जब इस पत्तियों पे धूप पड़ेगा, धूप पड़ने के बाद यहाँ का जो पत्ती का जो पानी होगा वो वाष्प के रूप में निकलने लगेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा आप ही बताओ? कोई भी चीज गर्म होगा तो उससे भाप निकलेगा, पानी गर्म होगा तो पानी का भाप निकलेगा। तो पत्तियों में जो पानी होगा वो पानी हीट के कारण भाप बन के निकल जाएगा, वाष्प बन के ये पानी निकल जाएगा। अब निकलने के कारण यहाँ का पानी तो खाली हो गया, तो उस समय क्या होगा, यहाँ का पानी इस पानी को भर देगा, फिर यहाँ खाली होगा तो ये पानी इसको भरेगा, फिर ये खाली होगा, फिर ये इसको भर देगा, ये इसको भर देगा, ये इसको भर देगा, ये इसको भर देगा, और अंत में यहाँ का पानी खाली हो जाएगा।
जड़ का पानी। तो जड़ क्या करेगा, यहाँ पे जो पानी है उस पानी को जड़ एब्जॉर्ब कर लेगा। बोले सर कैसे करेगा, वो अभी जस्ट हम देखेंगे इसके बाद वाले। मूल रोम के द्वारा था ना, वहां पे मैं समझाता हूँ कैसे यहाँ से लेगा, लेकिन आप फिलहाल ये समझिए कि कैसे यहाँ का पानी निकलने के बाद ये सब शिफ्ट हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, पानी जैसे ही वहां से हटा यहाँ का प्रेशर लो हो गया, और पानी का एक फैसिलिटी है बेचारे के पास, खूबी है एक कि ये क्या कर, पानी ऐसा फैसिलिटी देता है भैया आप ऊपर का कंपार्टमेंट खाली करो हम आपको पानी देंगे। तो धूप कर रहे भाई चलो चलो ऊपर आओ, तुम ऊपर आओ, नीचे वाला कह रहे थे ऊपर वाला खाली हुआ पानी भरो उसमें, नीचे वाला खाली हुआ वो कह रहे तुम पानी इसमें भरो, फिर तुम पानी इसमें भरो, तुम पानी इसमें भरो, इसको ये भरेगा इसको ये भरेगा। तो इस तरह से पानी नीचे से ऊपर चला जाता है। और ये किसके द्वारा जाता है, ये जो बना हुआ है ना ये हमारा जाइलम है। ठीक है, अभी जाइलम फ्लोएम क्या होगा बहुत डिटेल में अंतर भी देखेंगे उसका, फिलहाल ये समय ये जाइलम है। जाइलम में कैसे पानी ऊपर गया ये तो आप समझ गए। बोले सर ये यहाँ पे पानी का क्या सिस्टम रहा, तो वो मूल के जड़ में मूल दाब के द्वारा देखेंगे ना परिवहन, तो वहां पे इस चीज को समझाते हैं, जस्ट समझाते हैं। फिलहाल तो आप समझ गए वाष्पोत्सर्जन होता कैसे। तो यही पानी फिर से यहाँ आएगा, फिर धूप लगेगा, फिर से वो निकल जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर से निकलेगा। तो क्या हुआ, ये प्रोसेस चलते रहेगा, अनवरत चलते रहेगा। और इसी प्रोसेस को ही कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। यानी पेड़ पौधे में परासरण प्रक्रिया के द्वारा, अभी परासरण भी समझेंगे हम लोग, परासरण प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित कर देना, निष्कासित कर देना, बाहर निकाल देना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कितना आसान प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेड़ पौधा ना आवश्यकता से अतिरिक्त पानी को वायुमंडल में निष्कासित कर देता है, और ये करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो बेचारे का कोई उपाय नहीं, मर जाएगा पेड़। कैसे मरेगा सर, अब बताते हैं वो भी। अब देखिए, बोले सर ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है क्या एक्चुअल में हमें दिखाई क्यों नहीं देता है। ये बहुत बड़े लेवल पे होता है वाष्पोत्सर्जन, और दिखाई भी देगा आपको। आप ना काम करना, गमले में जो पौधा लगा हुआ रहता है उसको एक दिन के लिए पन्नी से बंद कर देना, देखना पूरा पन्नी में पानी आ जाएगा। कहाँ से आया, वो वाष्पोत्सर्जन वाला पानी होगा। तो समझो कि कौन सा पौधा कितना वाष्पोत्सर्जन करता है, उसका क्या फायदा होता है। तो आपके बुक के अनुसार एक डाटा दिया गया है। एक सिंपल सा मकई का पौधा जो होता है, छोटा सा मक्का का जो पौधा होता है कितना छोटा सा है, इतना सा पौधा होता है, पतला सा बेचारा, 10-5 पत्ते निकले होते हैं। अब एक सिंपल सा वो पौधा कहा जाता है दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी को ना वाष्प के रूप में निकाल देता है। सोचने में लग रहा है आपको ऐसा होगा, सर बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन होता है। मकई का पौधा इतना आसान नहीं समझना। वो क्या कह रहा है, बेटा तुम दिन भर में जितना पानी पीते हो ना इंसान ने, उतना तो हम फेंक देते हैं। सही बात है, हम लोग दिन भर में 5 लीटर पानी, हम लोगों के लिए 4 से 5 लीटर पानी आवश्यक है। ये क्या करेगा, 3-4 लीटर पानी तो फेंक देता है वायुमंडल में वाष्प के रूप में। वाह बेटा मकई, मौज कर दिया तुमने। तो यहाँ पे देखो मकई के बाद ऐसा नहीं मकई ही है। और आपका दिया गया आम का पेड़ जो होता है, आम का पेड़ ये औसत 30 से 35 लीटर तक पानी वायुमंडल में निकाल सकता है, एक बड़ा विशाल आम का पेड़। सेब के बारे में दिया गया है कि सेब का पेड़ औसत 25 लीटर पानी पर डे बाहर वाष्प के रूप में निकालेगा। तो समझ सकते हैं इतना ज्यादा पानी ये पेड़ पौधा निकाल देता है वाष्प के रूप में। सर वो होता क्या है और क्या फायदा, वो भी देखेंगे, अभी चीज को समझेंगे। यहाँ फिलहाल देखिए आप लोग, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए जहाँ तक हम लोगों ने देखा था, बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद कहा जाता है पेड़ पौधा जो होता है ना, अपना ना जितना वजन होता है ना, उस वजन का 100 गुना पानी जिंदगी भर में वाष्पोत्सर्जित कर देता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, कहा जाता है जहाँ ज़्यादा पेड़ होता है वहाँ ज़्यादा बारिश होता है। रीज़न क्या है, बारिश से ना ज़्यादा जितना भी पानी होता है पेड़ के जड़ के द्वारा पानी अवशोषित करके वाष्प बना दिया जाता है। अब जहाँ पे ज़्यादा वाष्प जमा होगा बादल भी तो वहीं बनेगा ना। इसीलिए जहाँ ज़्यादा पेड़ वहाँ ज़्यादा बारिश। इसीलिए बारिश यदि करवाना है तो पेड़ लगाओ भाइयों। चलो यहाँ देखते हैं, अब वो चला गया, आप बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसमें। अब है कि वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, वाष्पोत्सर्जन का ना बहुत ज़्यादा महत्व है। आप ही बताओ, पेड़ पौधे में टेम्परेचर जो मेंटेन होगा वो किससे होगा। सपोज करो बहुत ज़्यादा धूप होगा तो पेड़ पौधा तो गर्म हो जाएगा, उससे सेल डैमेज हो सकता है, उसका कोशिका डैमेज हो सकता है। इससे बचने के लिए वो अपना सारा हीट पानी में ट्रांसफर करते हैं, पानी तो बाहर निकल जाता है वाष्प बन के। तो पहला होता है कि ताप का जो संतुलन होता है पेड़ पौधे में, ये किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन के ही द्वारा, ताप का संतुलन। चलिए अगला है, ताप के संतुलन के बाद दूसरा नंबर क्या होगा वाष्पोत्सर्जन से। अब बताइए, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो जड़ का जो मिनरल्स भी तो पानी में मिलके ऊपर जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो मिनरल्स जो ऊपर जाएगा उसको कौन ले जाएगा, मतलब खनिज जितना भी होगा नीचे उसको ऊपर कौन ले जाएगा, ये तो जड़ ले जाएगा ना। तो खनिज पदार्थों का, है ना, खनिज का परिवहन भी इसी वजह से होता है। ठीक है, तीसरा सबसे अहम काम,
अब बताइए वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो स्टोमाटा खुलेगा, बंद होगा नहीं। आप स्टोमाटा का फंक्शन जब बताएंगे तो आपको बताएंगे स्टोमाटा खुलना बंद होना वाष्पोत्सर्जन पे ही निर्भर करता है। पानी जब भर जाता है स्टोमाटा खुल जाता है, पानी जैसे रिलीज स्टोमाटा बंद, फिर ऐसे होगा ऐसे होगा। तो हम क्या जानते हैं कि जब तक स्टोमाटा बंद रहेगा तब तक तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुस नहीं पाएगा। यानी इनडायरेक्टली बोला जाए तो प्रकाश संश्लेषण भी वाष्पोत्सर्जन पर ही निर्भर करता है। यानी यहाँ फोटोसिंथेसिस मैं लिख देता हूँ, आप लिख देना इसका प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना ये भी किस पे निर्भर करता है, वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। पेड़ पौधे को गलने से कौन बचाएगा? सोचिए पानी लेते रहे सिर्फ, क्योंकि परासरण प्रक्रिया वो तो होते ही रहेगा। अब पानी जब सिर्फ अंदर ही आते रहेगा तो आप ही बताइए एक टाइम में पेड़ पौधे में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा जब धूप पड़ेगा तो वो पानी क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा, सेल डैमेज हो जाएगा, कोशिका मर जाएगा। इस चक्कर में पेड़ पौधे को ये जो गलने से बचा रहा है वो भी कौन बचा रहा है, ये हमारा वाष्पोत्सर्जन ही। चौथा नंबर हो गया पेड़ को, है ना, पेड़ पौधे को गलने से बचाना, ये भी इसी का काम है। चलिए ये था वाष्पोत्सर्जन का महत्व, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं और समझ भी लिए। अब है कि आपने तो समझ लिया नीचे से पानी ऊपर कैसे चढ़ता है। मैंने बताया कि जड़ के पास ना पानी बस आता है, ये नहीं बताया कैसे आता है। तो अब चलिए उस चीज़ को देख लेते हैं, यानी रूट प्रेशर पढ़ेंगे। अब मूल दाब, है ना, मूल दाब के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए मैं कुछ एक चीज़ बता रहा हूँ जो मूल दाब में जो यूज आने वाला है, जिसको आप पहले से ही जानते होंगे, ऑस्मोसिस। बोले सर ऑस्मोसिस किसको कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं विसरण का भाई, परासरण, है ना, परासरण सर जी क्या है? 9th में पढ़ा होगा ना परासरण आपने। परासरण क्या होता है? एक प्रकार का विसरण ही होता है। विसरण तो जानते हैं ना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैस या द्रव या ठोस का प्रवाह। जैसे देखिए एक बाल्टी में इतना पानी है, एक बाल्टी में इतना पानी, इसका पाइप लगा दीजिए, पानी इसमें नहीं आ जाएगा, ये विसरण हुआ, ठीक है, ज़्यादा से कम में आ गया। तो परासरण भी एक तरह का विसरण ही है। ये कैसे होता है समझिए चीज़ को थोड़ा सा। सोचिए कि यहाँ पे एक मेरा कोई बक्सा है, मतलब बक्सा क्या है, हमारा बर्तन है, ठीक है, बीकर है। इसमें मैंने क्या डाला है, 50% इसमें हम वाटर डाल दिए हैं और 50% शुगर डाले हैं, चीनी डाले हैं, ठीक है। अब ये शरबत बन के तैयार है, पी के हम लोग बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। 50% चीनी है, 50% पानी है। अब क्या है कि इसमें अभी तो ये सिंपल है, अभी हम इसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। एक और बीकर है, ठीक है, इसमें भी सेम वही है, 50% पानी और 50% चीनी। हम इस बार क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चीनी का परसेंटेज लो कर देते हैं 10% और पानी का 10% बढ़ा देते हैं। तो इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा और चीनी कम हो जाएगा। तो जैसे ही पानी ज़्यादा होगा, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, है ना, एक रहता थोड़ी बता सकते ज़्यादा हुआ कि कम हुआ। अब यहाँ पे पानी का सांद्रता, जो चीज़ ज़्यादा होगा उसका सांद्रता बढ़ जाना कहते हैं। यानी कोई भी चीनी आएगा, यानी कोई भी विलय आएगा, कोई भी सॉल्यूट आएगा, तो किसी विलयन का सांद्रता क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सॉल्यूट के घटने से क्या होगा, हमारा जल का सांद्रता बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम जल क्या लिखेंगे, जल का सांद्रता यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया है, समझे। अब यही चीज़ यदि दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, एक ऐसा बीकर बनाया जाए, यहाँ पे एक एसपीएम लगा दिया जाए। एसपीएम किसको कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली को, ठीक है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे ये दोनों सिचुएशन उठा के एडजस्ट कर दिया जाए। अब जैसे ही इससे आप चीनी हटाइएगा, यानी यहाँ पे पानी का मात्रा क्या हो गया है, बढ़ गया है, पानी का सांद्रता बढ़ गया है। तो आप जानते हैं क्या होगा, यहाँ से ना पानी ऑटोमेटिक इसमें जाने लगेगा, लेवल बराबर होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि इसका जो पानी का सांद्रता है ना, इसके अपेक्षा कम है, क्योंकि इसमें से हम लोगों ने 10% पानी बढ़ा दिया है। तो पानी का सांद्रता ज़्यादा है और ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही तो प्रवाह होगा, है ना, हर चीज़ में तो यही होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से विसरण, एक तरह से जल का विसरण ही हुआ। तो हम कह सकते हैं अब परासरण किसको कहेंगे, जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एसपीएम के द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा प्रवाह ही क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। यानी हम यदि किसी चीज़ में पानी को बढ़ा दें तो उसका जल का सांद्रता बढ़ जाएगा, चीनी को बढ़ा दें
तो विलयन का सांद्रता बढ़ जाएगा। इसी तरह से हम चीनी को निकाल लें तो पानी का सांद्रता बढ़ जाएगा। अब चीनी के जगह आप नमक भी रख लीजिए, मुझे तो मीठा पसंद है जी, ऐसा मत सोचना। चलो यहाँ देखते हैं। अब परासरण समझ में आ गया ना आपको? परासरण में क्या होगा ये चीज़ समझा, यही सारा कॉन्सेप्ट अभी जड़ में यूज होगा। सर जड़ में ये कॉन्सेप्ट, चीनी पानी क्या क्या बोल रहे हैं? अरे देखो यहाँ देखिए, अब है अगला रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, मूल दाब। सर मूल दाब किसको कहेंगे? मूल में जो दाब बन जाएगा, मूल मतलब समझते हैं जड़ होता है। ये देखिए पहले इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। ये पेड़ है, ये इसका जड़ है, इससे बहुत सारा टांगुड़ मांगुड़ निकालने दीजिए। चलिए जड़ हो गया, ये बड़ा सा विशाल सा पेड़ है। ध्यान, इसमें लगा हुआ था क्या हम लोगों का? जाइलम लगा हुआ था। जाइलम लगा हुआ है। जाइलम बोले सर पाइप होता है, जाइलम एक तरह का पाइप पे ही होता है। अभी जाइलम फ्लोएम में अंतर करेंगे तो बताएंगे वहाँ पे। देखिए अब है क्या, यहाँ पे है इस जड़ का कोशिका यहाँ पे। अब जमीन में हमारा क्या क्या है भाई साहब? पानी है, खनिज है कि नहीं है? आप ही बताओ, है ना? है। पेड़ पौधे को खनिज की आवश्यकता होती है। और यहाँ यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। जड़ है, जड़ में कोशिका है, कोशिका पे झिल्ली लगा हुआ है और कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है, ठीक है ना, एसपीएम होता है। तो यहाँ पर भी जड़ जो है ना कोशिका, उसमें भी तो पानी है और उसमें भी खनिज है। तो अभी दोनों बैलेंस है, न इसका सांद्रता ज़्यादा न इसका सांद्रता ज़्यादा। तो अभी तो पानी ऊपर जाने का बात ही नहीं बनता है। ये सही है कि यहाँ का पानी खत्म होगा, धूप पड़ने के कारण वाष्प बन जाएगा, यहाँ का पानी जाएगा, फिर यहाँ का पानी जाएगा, फिर यहाँ का पानी जाएगा, ऊपर तो यहाँ तक चला जाएगा। फिर नया पानी कहाँ से आएगा? वो इधर से आएगा। अब इधर वाला पानी यहाँ कैसे जाएगा? दो उपाय से। देखिए पहला, पेड़ पौधे को आवश्यकता पड़ने पे खनिज पदार्थों को ग्रहण करना शुरू करता है। खनिज में तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, तुम्हारा मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सब प्रकार के खनिज को ये ग्रहण करता है, ठीक है ना। और खनिज को ना ये आयन के रूप में ग्रहण करता है। नाइट्रोजन आयन ग्रहण करेगा, मैग्नीशियम आयन ग्रहण करेगा। अब देखिए कोई भी चीज़, आयन मतलब समझते हैं ना, पॉजिटिव या निगेटिव। जैसे नाइट्रोजन पे 3 निगेटिव चार्ज होता है ना। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, 2,5, लास्ट में 5 यानी वैलेंसी 3। इस पे 3 माइनस का चार्ज रहता है। अब अंदर में जो है ना कोई प्लस चार्ज वाला होगा जो उसको खींचेगा, यानी जड़ के अंदर में बिजली कनेक्शन होता है और ये आयन जड़ में जाता है। ध्यान से समझिएगा चीज़ को, बहुत अच्छा चीज़ बता रहा है। और ये आपको बुक में तो जनरली नहीं मिलेगा, आगे लेवल पे पढ़िएगा, थोड़ा हैवी बुक लीजिएगा तो उसमें ये चीज़ मिलेगा आपको। ये क्या हो रहा है? नाइट्रोजन का आयन के रूप में प्रदान हुआ, आदान हुआ कहाँ पे? जड़ और मिट्टी में। यानी इसका नाइट्रोजन आ गया अब किसके पास? जड़ के पास। जड़ ने नाइट्रोजन क्यों लिया? जड़ को खाना बनाना होगा, खाना खाना होगा, नाइट्रोजन ले लिया, क्योंकि नाइट्रोजन लेना आसान है। यहाँ पे विद्युत बल काम करेगा, इसके अंदर कोई पॉजिटिव कण वाला होगा जो इसको खींचेगा। अब यहाँ पे पहले से ही खनिज था, ध्यान से देखिएगा, और पानी था, ठीक है ना। हम क्या किए, इधर से कुछ खनिज बढ़ा लिए। जब खनिज को हम प्लस कर दिए तो पानी घट गया हमारा अपेक्षाकृत, है ना। सो यहाँ पे जैसे ये वाला केस देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि पानी, यहाँ पे पानी को छोड़ देंगे, खनिज को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक पानी का कंसंट्रेशन घट गया। अब यहाँ पे पानी का सांद्रता हो गया, जड़ में जो होगा सांद्रता क्या हो गया? जड़ का सांद्रता निम्न हो गया, डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जड़ में किसका सांद्रता? पानी का सांद्रता कम हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा आयन, मतलब कि ज़्यादा खनिज आ गया है। अब यहाँ पे जो पानी बैठल है ये तो परासरण के लिए तैयार है, भैया आप सांद्रता घटाइए, हम पट से प्रवेश कर जाएंगे आप में। तो यहाँ पे जितना पानी, अंकड़ कंकड़ पत्थर जो होता है सब चल देता है। लेकिन यहाँ पे है कोशिका झिल्ली बाबू, एसपीएम महोदय जड़ के आगे बैठल। अरे भाई साहब रुको, कहाँ जा रहे हो? बराती है क्या? कोई घुसे जा रहे हो, बिना टिकट के खा रहे हो? नहीं, तो कोशिका झिल्ली रोक देगा, बोले चलो बाबू पानी चले जाओ आपका। एक परमिशन हमको सिर्फ पानी को ले जाने का दिया है, क्योंकि परासरण कहता है हम सिर्फ और सिर्फ जल के अणुओं का प्रवाह करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर में द्रव का ही प्रवाह होता है परासरण में, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ से सारा का सारा पानी तो अंदर आ जाएगा जड़ के अंदर, और मिट्टी विट्टी उधर ही रह जाएगा। तो हमने क्या देखा, पेड़ खींच रहा था खनिज, ऑटोमेटिक पानी आ गया। किस प्रक्रिया से? परासरण प्रक्रिया से। अब ये पानी यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, सोचिए यहाँ पे एक सेल था, इस सेल में पहले से ही सामान भरा हुआ था और पानी घुस गया, तो सेल अब फूल जाएगा, फूलेगा यानी प्रेशर बढ़ जाएगा।
अब प्रेशर निकालने के लिए तो बाथरूम ढूंढना ना पड़ेगा। बाथरूम क्या, वो प्रेशर नहीं, यहाँ पे देखिए प्रेशर जब बढ़ेगा तो प्रेशर को रिलीज करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, कोशिका अपना सारा का सारा प्रेशर बगल वाले लो प्रेशर एरिया में मार देगा। यहाँ पे उच्च दाब हो गया, यहाँ पे निम्न दाब है, तो प्रेशर क्या होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल जाएगा। तो प्रेशर उसमें जो पानी खनिज वनिज होगा सब यहाँ चला आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से अब खनिज किस पे बैठ जाएगा, जाइलम पे बैठ जाएगा। अब जाइलम तो पाइप है बेचारा, और जाइलम में वो प्रोसेस तो चालू ही है, ऊपर से ये प्रोसेस हेल्प कर दिया। इस प्रकार से मूल दाब के द्वारा, ये जो मूल में जड़ में दाब हुआ, इस दाब के भी द्वारा स्थानांतरण संभव होता है, यानी परिवहन संभव होता है। सॉरी, स्थानांतरण नहीं, परिवहन संभव होता है। तो हमने देखा जल का परिवहन कैसे कैसे होता है पेड़ पौधों में। इतना डिटेल में आपने कहीं नहीं समझा होगा इस चीज़ को। यदि आपको समझ में नहीं आया ना, बैक करके देखो, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ मैंने बताया, इसीलिए पहले पराशरण को समझाया मैंने। ठीक है, मुझे पता है ये थोड़ा हैवी हो गया है, आपको यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं रखना एग्जाम के लिए, स्टेट बोर्ड से दे रहे हैं या फिर कोई सा भी बोर्ड हो, ज़्यादा, हाँ कोई सा भी बोर्ड मत बोलो, स्टेट बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा पेड़ पौधे में खनिज किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, तो खनिज को ना आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है, पहला बात। दूसरा बात, किस प्रक्रिया के द्वारा जड़ से जल का आवागमन होता है, तो वो पराशरण प्रक्रिया द्वारा। अबे पराशरण लिखना था, पराशरण प्रक्रिया के द्वारा जल जड़ में जाता है। दो, तीसरा, जड़ से जल को पत्ती तक ले जाने वाला कौन है, तो ये कोई नहीं, चच्चा जाइलम है। जाइलम चच्चा को जानते हो जी, ये कौन सा चच्चा है सर, ठीक है ना। तो जाइलम से ही पानी ऊपर जाता है। 3 क्वेश्चन। अगला, जड़ में बनने वाले दाब को क्या कहेंगे, मूल दाब कहेंगे। बनने का कारण क्या होगा, पराशरण प्रक्रिया होगा। बस इतना ही पूछा जाएगा। तो ये था कैसे मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जड़ से पानी जाता है और ऊपर वायुमंडल में फिर बारिश होके फिर वापसी पानी, फिर वापसी, फिर इसीलिए पेड़ पौधा बताओ कितना मदद करता है हमारा यार, बारिश पड़वाने में मदद करेगा, हमें ऑक्सीजन देगा जो हमारा प्राण वायु है, हमें फल देगा, हमें लकड़ी देगा, छांव देगा, और हम लोग क्या करेंगे, उसको काट देंगे। बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए ना ऐसा। हम लोग को इतना चीज़ पेड़ पौधा देता है और हम कुल्हाड़ी लेते हैं, आओ देखे ना तो ले कुल्हाड़ी दे कुल्हाड़ी, और बेचारे को काट के हटाते हैं। कभी सोचो, एक एक कुल्हाड़ी मारने से पहले सोचो, वाष्पोत्सर्जन भी करता है, फल भी देता है, हाथ नहीं चलेगा यार। ठीक है, तो ये था हमारा मूल दाब में प्रेशर और वाष्पोत्सर्जन। समझ गया आप लोगों ने। अब देखिए इसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं, खाना कैसे कैसे जाता है। सेम यही प्रोसेस है, पराशरण वहाँ भी काम आने वाला है। तो दोस्तों इसको मिटा लें, आपका आदेश हो। तो पिछली बार तो ऐसे मिटा दे, चलो मिटा रहे। चलिए तो अब स्थानांतरण को समझने वाले हैं। ध्यान से देखिए, इसमें भी वही वाला बात है। स्थानांतरण में क्या होगा, अब देखिए पेड़ पौधे में ना जहाँ पे खाना बनता है ना, जरूरी नहीं है कि वहीं खाना चाहिए। अब खाना बनता है, हम लोगों को पता है पेड़ पौधे का जो रसोई घर होता है वो क्या होता है, पत्ती होता है। इस पत्ती में खाना बनेगा, क्लोरोफिल वगैरह यही है ना, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तो यही होगा। अब खाना बनेगा यहाँ। सोचो कि हमने इस पेड़ को यहाँ से काट दिया है, ध्यान से सुनना, ऊपर का सारा पोर्शन कट गया है, अब हमारा पैर इतना बचा है और ये डाली बचा हुआ है। अब बताओ पेड़ पौधे में खाना सिर्फ और सिर्फ पत्तियों में ही बनता है, त्वचा में बहुत ही नगण्य बनता है, ना के बराबर बनता है, क्योंकि क्लोरोफिल वहाँ नहीं होता है। बहुत जगह त्वचा में बनने का चांस होता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा बनता है, आपने पढ़ा होगा स्थूलकोणोत्तक के बारे में। तो पत्तियों में ही ज़्यादातर खाना बनता है। अब खाना पत्ती में तो बनेगा, अब लेकिन खाना का जरूरी यहाँ करो सेल को होगा, यहाँ का सेल को भी होगा, यहाँ का भी सेल और यहाँ का भी सेल, सबको भूख लगा है। अब यहाँ का जो सेल होगा उसको भी भूख लगा है, यहाँ के सेल को भी भूख लगा है। अब पत्ती बेचारा यहाँ है, खाना यहाँ पहुँचाएगा कौन? हम लोगों की तरह उसमें ब्लड नहीं है जो दौड़ के जाएगा और खाना पहुँचा देगा। इन लोगों में कोई ऐसा व्यवस्था है नहीं। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन बनता है ना, ये स्टार्च के रूप में जमा होता है। ये सब का सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको, स्टार्च के रूप में जमा होता है खाना, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर यही खाना क्या होगा, पत्ती से आगे बढ़ना शुरू करेगा। कैसे, यहाँ पे समझिए। अब ये देखिए, ये एक पत्ती है, हर पत्ती में फ्लोएम लगा हुआ है, जैसे जाइलम है ना, जाइलम के साथ में फ्लोएम का भी पाइप रहता है। अब फ्लोएम के पाइप में भी यही होता है। यहाँ पर भी ये खाना यदि डोनेट किया तो यहाँ का प्रेशर लो हो गया, तो यहाँ का खाना बह के यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ का प्रेशर लो हुआ, फिर यहाँ का खाना यहाँ आएगा, यहाँ का खाना यहाँ आएगा। इसी तरह पत्ती का खाना फ्लोएम में जाएगा,
परासरण विसरण दोनों प्रक्रिया काम करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्च है यानी अणु है। अणु का प्रवाह जो है ना, सिर्फ जल के ही अणु का प्रवाह परासरण में होता है, यहाँ पे तो विसरण काम आने वाला है, ठीक है ना। तो विसरण प्रक्रिया प्लस में परासरण प्रक्रिया, क्या कि जल भी होगा। ये जो स्टार्च होगा ना, स्टार्च जमा होता है स्टार्च के रूप में, लेकिन ये जो भोजन चलता है ये सुक्रोज के रूप में परिवहन करता है। सुक्रोज के रूप में जल के साथ घुल के ये पानी, मतलब जल के साथ ना घुल के ये सुक्रोज खाना हमारे फ्लोएम में जाता है। ये क्या है? फ्लोएम है, फ्लोएम में जाता है। अब फ्लोएम का जिम्मेवारी है कि प्रेशर लो अप कर करके हर जगह खाना पहुंचाना। जैसे देखिए, इस पत्ती का खाना यहाँ आया, इसका खाना यहाँ आया, यहाँ से ये फ्लोएम महोदय है, ठीक है। अब पेड़ पौधे में इस भाग को भी खाना चाहिए, इस भाग को भी खाना चाहिए, नीचे भी यहाँ तक खाना चाहिए। तो फ्लोएम में खाना आते जाएगा, और खाना में जैसे देखिएगा प्रेशर बढ़ने लगा तो यहाँ पे इधर देखिएगा लो प्रेशर है, ठीक है ना, और इधर सांद्रता भी कम है, तो प्रवाह इधर की ओर हो जाएगा, कुछ प्रवाह इधर की ओर होगा, ये प्रवाह यहाँ करेगा। इसका मतलब समान प्रवाह करना मतलब समान जो भी स्टार्च वगैरह है इधर आ जाएगा, यानी सुक्रोज वगैरह है, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से ये खाली होगा, ये वापसी भरेगा, ये खाली होगा पाइप, ये वापसी भर देगा। इस प्रकार से विसरण परासरण प्रक्रिया से पेड़ पौधे में बना हुआ खाना फ्लोएम के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचता है। खाना जमा होता है स्टार्च के रूप में और जलीय विलयन के रूप में सुक्रोज के साथ, मतलब सुक्रोज का जलीय विलयन के रूप में खाना भ्रमण करता है, ठीक है। क्योंकि विसरण परासरण प्रक्रिया दोनों होता है यहाँ पे, और इस दिशा में भी खाना जाएगा और नीचे वाले दिशा में भी खाना जाएगा। ये चीज़ आपने समझा। तो हम लोगों ने देखा पेड़ पौधे में खाना कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही कहते हैं स्थानांतरण। बहुत बार आपको क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ दिया जाएगा, स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, तो बताइएगा। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पत्तियों में बने भोजन का फ्लोएम तंतु के द्वारा विसरण एवं परासरण प्रक्रिया से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही स्थानांतरण कहते हैं। मतलब जो समझाया आपको बस लिख देना है। अब रटने वाली तो कोई बात नहीं कि मैं एक डेफिनेशन लिख दिया हूँ, आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ को बड़ा डिटेल से बता रहा हूँ मैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोगों का परासरण और परासरण का काम, विसरण का काम क्लियर हो गया। इस बहाने हमने स्थानांतरण भी सीख लिया और वाष्पोत्सर्जन भी सीख लिया, मूल दाब भी सीख लिया। तो अब देखिए आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, और देखिए जिस जगह पे जैसे फ्लोएम है ना, तो यहाँ पे खाना ज़्यादा है और यहाँ पे खाना नहीं था, तो फ्लोएम का तंतु यहाँ तक कनेक्टेड है। तो जिस जगह पे ज़्यादा सांद्रता होगा भोजन का उसको संभार सिरा कहेंगे, ठीक है ना, और जहाँ पे नहीं होगा उसको रिक्त सिरा कहेंगे, या उसका एक और कुछ नाम होता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वो पूछा जाता है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा होगा भार ज़्यादा होगा, ऐसे ज़्यादा खाना हो गया ज़्यादा भार हो गया होगा। चलिए, तो ये था स्थानांतरण प्रक्रिया, और पूरे पेड़ पौधों में इसी प्रक्रिया के द्वारा भोजन का आदान प्रदान होता है। भोजन के देखिए ये है फ्लोएम वाला, इसके साथ जाइलम वाला भी होता है। जाइलम से पानी जाता है फ्लोएम में, बीच में चालनी लगा हुआ रहता है। अभी दिखाते हैं फ्लोएम जाइलम में हम कैसे करेंगे, और वीडियो में भी दिखाते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका स्थानांतरण प्रक्रिया। इसको हटाते हैं और जाइलम फ्लोएम को अब देखते हैं, क्या जाइलम फ्लोएम में खाना पानी पहुंचाने के बाद भी कोई डिफरेंसेस हैं, तो उसको लिख लेते हैं। चलिए, तो जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस को समझते हैं। पेड़ पौधे में आपको जाइलम फ्लोएम देखना है ना, तो देखिए पेड़ पौधे का भी मैं एक बार फंक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पेड़ का ना, ये जो देख रहे हैं ये पार्ट पेड़ का जड़ है, ठीक है। जड़ के बीच में ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये जाइलम फ्लोएम का बंडल है, और यही जाइलम फ्लोएम पूरे बॉडी में कनेक्टेड रहता है। अब जैसे ही यहाँ पे देखिए जल का अणु गया जाइलम में, और ये बीच से यदि हटाया जाए तो देखिए ये जल का, ये जो है ना पेड़ पौधे के बीच का भाग है, इसमें जो एक साइड उधर वाला देख रहे हैं जिसमें गोल गोल सा छेद है, मतलब कुछ कटोरा टाइप का लगा हुआ, वो चालनी नलिका, वो फ्लोएम है, इस साइड वाला जाइलम है। तो इसी प्रकार से खाना पेड़ पौधे में आता जाता है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, और ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो समझिए कि जाइलम है क्या। तो हमने जैसा कि देखा अभी, जाइलम कौन था, जो पेड़ पौधे में खनिज तथा जल का परिवहन कराता है। ये क्या कराता है, जाइलम एक ऐसा उत्तक है पेड़ पौधे का जो क्या करता है, खनिज एवं जल का परिवहन कराता है, जबकि ये क्या कराता है, ये भोजन का परिवहन कराता है। आप ऐसे नहीं लिखना, आप रिलेट, जैसे मैंने लैंग्वेज बोला वैसे लिखना, मैं हिंट दे देता हूँ। दूसरा डिफरेंस क्या होता है,
जाइलम जो होता है ना, जाइलम का थोड़ा सा नाम समझ लीजिए। जाइलम में 4 प्रकार का कोई उत्तक होता है, मतलब उत्तक होता है जाइलम ना, 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनता है। जाइलम में पहला अवयव होता है वाहिकाएं, दूसरा वाहिनिकाएं, तीसरा जाइलम तंतु, चौथा जाइलम मृदुतक। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा टिश्यू वाले चैप्टर में। फ्लोएम में भी 4 होता है, सहकोशिका, चलनी नलिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बार बार कि जाइलम का कौन सा पार्ट है, तो वाहिकाएं वाला जो पार्ट होता है, वाहिकाएं या वाहिनिकाएं, ये जाइलम का पार्ट है, जबकि सहकोशिका या फिर चालनी नलिका है ना, चालनी नलिका, ये फ्लोएम का पार्ट है। ठीक है। अब देखिए दिक्कत क्या है कि ये बेचारा सिर्फ पानी का ही आदान प्रदान करवाता है, इसके पास पानी के सिवा कुछ रहता नहीं है, भूख से मर जाता है। ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। जाइलम का ज़्यादातर कोशिका मृत होता है ना, जबकि फ्लोएम का ज़्यादातर कोशिका जीवित होता है ना। जैसे कि ये भी जीवित है, चालनी नलिका भी जीवित होता है, जाइलम फ्लोएम मृदुतक भी जीवित होता है, एक फ्लोएम तंतु होता है वो मृत होता है। देखिए चालनी नलिका जो होता है ना, ये जो बीच में आपने देखा था उस समय, ये इस टाइप से होता है। ठीक है, इसमें छेद होता है छोटा छोटा, इसमें केंद्रक नहीं होता चालनी नलिका में। इसी तरीका से ये चालनी पट्टी बीच में ये पूरा पाइप चालनी नलिका कहलाएगा और ये चालनी पट्टी कहलाएगा। इसी में ना सुक्रोज या जो भी इसका फूड है, ये फूड वाटर के फॉर्म में इधर से इधर जाएगा। ठीक है ना, ये होता है फ्लोएम का। ठीक है ना, तो आप देखिएगा जाइलम का ज़्यादातर कोशिका मृत होता है और फ्लोएम का ज़्यादातर कोशिका जीवित होता है। मृत क्या है, कोशिका है। सारा हिंट मैं लिख देता हूँ। चलिए चौथा डिफरेंस ये है कि जाइलम में जो होता है परासरण प्रक्रिया काम आता है, जबकि फ्लोएम में दोनों काम आता है, परासरण और विसरण है ना। इसमें परासरण इसमें परासरण प्रक्रिया काम आता है ना। जाइलम जो होता है, जाइलम में परासरण प्रक्रिया के द्वारा परिवहन होता है, जबकि इसमें विसरण प्लस परासरण दोनों प्रक्रिया होता है। किसमें, फ्लोएम में, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 5वां डिफरेंस लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि जाइलम जो होता है, जाइलम में यहाँ पे देखिए मैंने जब बताया था उस समय, ये एक पेड़ है ना, यहाँ पे इसका जड़ है, तो जाइलम में सिर्फ और सिर्फ जड़ से पानी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, कोई दूसरा डायरेक्शन इसका नहीं होगा। लेकिन मैंने फ्लोएम में क्या बताया कि फ्लोएम में यहाँ पे टहनी था, यहाँ पे पत्ता बना था, तो खाना इधर भी जा रहा था और इधर भी आ रहा था। यानी फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन 2 दिशा में होता है, जबकि जाइलम में पदार्थों का परिवहन एक ही दिशा में होता है। तो ये जो होता है ना जाइलम, ये एक दिशीय परिवहन करता है, जबकि ये कैसा करता है, ये द्विदिशीय परिवहन करता है, या फिर बहुदिशीय परिवहन करे कहिए इसको। ये डिफरेंस था जाइलम और फ्लोएम में। तो उम्मीद है कि इससे बाहर ना अब कुछ मेरे ख्याल से छूटा नहीं प्लांट के लिए, है ना। पादप में पूरा परिवहन मैंने आपको समझा दिया, मैंने तो पूरा कोशिश किया भाई। अब देख लो आप या बहन जो भी हो, आप यदि समझ गए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं समझ पाए तो मेरा क्या, मैंने तो यार बहुत मेहनत किया। ठीक है ना, आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा सा काम करना, आप कमेंट करके बताना क्या इतने डिटेल से आपने कभी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। यदि आपको समझ में आया ना तो बस एक चीज़ लिख देना यार, बहुत तसल्ली मिलता है। ऐसे आप लोग कुछ करते नहीं हो, छोटा सा काम है, कमेंट में जाना लिख देना सर 100% समझ गए, या फिर उससे हमको भी तो लगता है यार इतना मेहनत के बच्चा समझा कि नहीं समझा। क्लास में होता है पूछ भी लेते हैं, क्लास में कितने बच्चे बैठे होते हैं ना, अंतिम तक ज़्यादा बच्चा समझ में आ रहा है ना, लेकिन यहाँ से कैसे पूछ, मैं कैमरे में घुस जाऊँ क्या, नहीं ना। तो आप बताओ एक बार थोड़ा सा, सर आपने जो बताया समझ में आया, सर आपने जो वो पॉइंट बताया वो समझ में नहीं आया, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा, या नेक्स्ट बार जब भी पढ़ाऊंगा मैं ऐड कर दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जंतुओं में परिवहन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।